sir. Good morning, sir. Just wait for a couple of minutes. If you are still joining, just wait for 1-2 minutes. श्रीधर स्टार्ट कीजिए. दिक्कत है कोई? नो सर. ओके. वी वर एट द टेक ऑफ स्टेज और मैं थोड़ा सा फिर से पीछे से शुरू करूंगा प्री कंडीशन से. ट्रेडिशनल सोसाइटी के फीचर्स हमने देख लिए थे एंड द सेकंड स्टेज इज टेक ऑफ एंड बिटवीन दिस टू स्टेजेस इज अ स्टेज ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमण का, परिवर्तन का. और ये कुछ कंडीशंस की बात करता है फॉर अ सक्सेसफुल टेक ऑफ. एक उड़ान जो सक्सेसफुल हो उसके लिए इकोनॉमी को खुद को कैसे प्रिपेयर करना पड़ता है. तो दिस प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ इज अ ट्रांजिशनल एरा व्हेन अ सोसाइटी प्रिपेयर्स इटसेल्फ और इज प्रिपेयर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेज. दोनों ही चीजें हो सकती हैं. कोई इकोनॉमी खुद भी अपने को प्रिपेयर कर सकती है या कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ऐसी हो सकती हैं कि उसको प्रिपेयर कर दे किसी इकोनॉमी को. आगे हम देखेंगे कि कैसे, इसका क्या मतलब है. फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ मीन्स फॉर टेक ऑफ. जब ग्रोथ जो है आपका हैबिट बन जाता है, सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ होता है. अगर हिस्ट्री की बात करें, क्योंकि इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात कर रहे थे रोस्टो, तो दो केसेस हमें देखने को मिलते हैं. एक जनरल केस जहां एक वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है एंड यू रिक्वायर फंडामेंटल चेंजेस इन दैट वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल सोसाइटी. और दूसरा जिसको बॉन्ड फ्री स्टेट्स कहा गया, जिसपे हम लोग पिछली बार बात हमने की थी. बॉन्ड फ्री स्टेट्स रिक्वायर्ड ओनली इकोनॉमिक एंड टेक्निकल चेंजेस. अब इस ट्रांजिशन का नेचर क्या होता है? इस ट्रांजिशन के कई डायमेंशन है, कोई सिंगल डायमेंशन नहीं है, डिफरेंट डायमेंशन है. जो पहली चीज है कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी जिसको टेक ऑफ के लिए अपनी प्रिपरेशन करनी है, अपनी तैयारी करनी है, वह एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है. तो सोसाइटी प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर must shift to a predominance for industry, communications, trade and services. ये शिफ्टिंग एक प्री कंडीशन है टेक ऑफ के लिए कि एग्रीकल्चर का डोमिनेंस कम हो और इंडस्ट्री, कम्युनिकेशंस, ट्रेड एंड सर्विसेज का डोमिनेंस बढ़े.
जो ये सोसाइटी है उसको खुद को, अपने एटीट्यूड को ओरिएंट करना पड़ता है टुवर्ड्स कॉमर्स, और जो उसका पूरा पर्सपेक्टिव है वो लोकलाइज नहीं होना चाहिए। अब वो नेशंस के बारे में बात करता है, और शायद कुछ अंतराल के बाद इंटरनेशनल सेटिंग की बात होती है। द सोसाइटी मस्ट ओरिएंट इट्स कॉमर्स एंड इट्स थॉट टू द नेशन एंड टू ए स्टिल लार्जर इंटरनेशनल सेटिंग। और इस पूरे प्रोसेस में ये जो सोसाइटी है, इट मस्ट एक्सपीरियंस अ डिक्लाइन इन द बर्थ रेट। और इसका कारण क्या होता है? एज पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोग्रेस एंड द डिक्लाइन इन द नीड फॉर अनस्किल्ड फार्म लेबर क्रिएट अ न्यू कैलकुलस। एक नई मैथमेटिक्स इमर्ज करती है। प्रोग्रेस की नई संभावनाएं हैं, अनस्किल्ड फार्म लेबर की अब जरूरत कम होगी। ये सारी चीजें ले जाती हैं किस तरफ? अ डिक्लाइन इन बर्थ रेट। तो एक सोसाइटी जहां एग्रीकल्चर डोमिनेट कर रही थी, अब वो इसको डेवलप कर रहा है, वो स्पेस दे रहा है किसको? इंडस्ट्री को, कॉमर्स को, कम्युनिकेशन को, सर्विसेज को। और इस पूरे प्रोसेस में सोसाइटी का एटीट्यूड भी चेंज हो रहा है। और जो नई मैथमेटिक्स, जो नया कैलकुलस इमर्ज हो रहा है, वो बर्थ रेट को डिक्लाइन करने के लिए भी जो फेवरेबल इन्वायरमेंट या थिंकिंग या एटीट्यूड चाहिए वो भी डेवलप कर रहे हैं। पर इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो कंजम्पशन से अधिक जो इनकम है, द इनकम एबव मिनिमम लेवल्स ऑफ कंजम्पशन must be shifted into the hands of those who will spend it on more productive usage। मतलब क्या हुआ? more productive usage, those who will spend it on roads, railroads, schools, factories, बजाय इसके कि अपने ऑर्नामेंट्स पे, टेम्पल्स पे, सर्वेंट्स पे, कंट्री हाउसेस पे खर्च करे, जो कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में होता था। वहां भी इनकम था एबव जो कंजम्पशन है उसके ऊपर, वहां भी इनकम था, सरप्लस था। बट दैट वाज नॉट स्पेंट ऑन बिल्डिंग सोशल ओवरहेड कैपिटल। सोशल ओवरहेड कैपिटल पे वो खर्च नहीं किया जाता था। अपने आभूषणों पे खर्च करते हो, घर पे खर्च करते हो, रिलीजियस प्लेसेस पे आप खर्च करते हो। लेकिन अगर ये टेक ऑफ करना है तो ये जो इनकम है, ये जो सरप्लस है, जो कंजम्पशन से बच जा रहा है, this income must be shifted into the hands of those who will spend it on more productive usage, such as roads and railroads, schools, factories, so। तो ये तो सोसाइटी का नेचर चेंज हो रहा है। उस सोसाइटी में जो लोग हैं, मेन है, या मेन से मतलब मेन वेमेन दोनों है, उनकी अपनी वैल्यू का जो नेचर है वो भी चेंज हो रहा है। पहले उनकी वैल्यूज क्या थी? उनका क्लास, क्लैन, गिल्ड, जो उनके समूह होते थे, उनमें जो उनकी स्थिति होती थी वही सोसाइटी में उनकी स्थिति होती थी। पर अब वो चेंज होगा। मेन मस्ट कम टू बी वैल्यूड इन द सोसाइटी फॉर देयर इंडिविजुअल एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शन। वो किस तरीके का काम कर सकते हैं? क्या वो मैनेजर्स का काम कर सकते हैं? क्या वो किसी इनोवेशन का हिस्सा हो सकते हैं? किस तरीके के स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, इससे उनकी वैल्यू होगी सोसाइटी में। और साथ में एक एटीट्यूडनल चेंज भी होना चाहिए। वो चेंज क्या है? मैन नीड नॉट रिगार्ड हिज फिजिकल एनवायरनमेंट एज वर्चुअली अ फैक्टर गिवन बाय नेचर। ऐसा नहीं है कि ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो एक फैक्टर है जो नेचर ने दे दिया है। आपको वो वेज तलाशने होंगे जिससे आप उस फिजिकल एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर सकें। वो मैनिपुलेशन या वो उसको इन्फ्लुएंस करना, उसका पर्पस क्या है? टू इल्ड प्रोडक्टिव चेंज।
to yield progress. तो ट्रेडिशनल सोसाइटी है और उसको टिक ऑफ करना है, मीन्स एक ऐसे स्टेज पे जाना है जहां ग्रोथ इनबिल्ट हो सिस्टम में, जहां ग्रोथ रेगुलर हैबिट बन जाए। तो इस ट्रेडिशनल सोसाइटी को टेक ऑफ तक ले जाने के बीच में इन कंडीशंस की बातें कर रहे हैं कि ये चीजें होती हैं। अगर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ सम कंट्रीज देखें, सम डेवलप्ड कंट्रीज को देखें, उनकी इकोनॉमिक हिस्ट्री बताती है कि सारी चीजें हुई हैं और ये सारी चीजें होनी चाहिए। और टू, एग्रीकल्चर का डोमिनेंस खत्म होना चाहिए, जो सरप्लस है, जो एक्स्ट्रा इनकम एवं मिनिमम कंजम्पशन है, दैट मस्ट बी शिफ्टेड इनटू दोज हैंड्स who can use it on more productive sectors. साथ में men must be valued by the specialized functions they perform, और खुद जो लोग हैं उनके एटीट्यूड में परिवर्तन होना चाहिए कि एक फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो एक कांस्टेंट नहीं है, वो गिवन नहीं है। यू मे इन्फ्लुएंस इट टू इंश्योर प्रोग्रेस, हायर प्रोडक्टिविटी। अब अगर इस ट्रांजिशन की एनालिसिस करें तो सबसे पहली चीज आती है इन्वेस्टमेंट रेट, जहां पे हमने बात पिछली बार खत्म की थी। इन्वेस्टमेंट रेट, दिस इन्वेस्टमेंट रेट मस्ट बी गेट अप टू द पॉइंट वेयर इंक्रीज इन आउटपुट outstrips the rate of population increase. अगर पॉपुलेशन आपका 10%, सॉरी गलत, मैथमेटिकली गलत हो जाएगा, 10% पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट मान लो 1.5% है। अब आउटपुट को 1.5 से अधिक बढ़ना होगा और उसके लिए इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ाना होगा। इसके मैथमेटिक्स पे एकदम से हम क्लास के अंत में बात करेंगे कि वो कैसे हम 10% कहते हैं या 5% कहते हैं, लेकिन जो एसेंस है उसका कि आपके आउटपुट को पॉपुलेशन से ज्यादा तेज बढ़ना होगा और उसके लिए इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ाना होगा। अब इस इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ाने के लिए कंडीशंस क्या है? टू गेट द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अप, some men in the society must be able to manipulate, means influence, and apply in a closed system, they must be able to create modern science and useful cost reducing inventions. Means ये भी एक प्री कंडीशन है। एटीट्यूड में चेंज की फिजिकल एनवायरनमेंट इज नॉट अ कांस्टेंट, it may be manipulated to ensure higher productivity and progress, पर इसके लिए लोगों को सामने आना होगा और एक क्लोज्ड सिस्टम में न सिर्फ इस फिजिकल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करना होगा, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना होगा। अगर ये सिस्टम क्लोज्ड है तो आपको इस मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्रिएट भी करना होगा। कॉस्ट रिड्यूसिंग इन्वेंशंस भी इस इकोनॉमी से आने चाहिए। जिस इस रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अब उसके लिए कौन सा प्री कंडीशन चाहिए? एग्रीकल्चर डोमिनेट कर रहा था, अब इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, सर्विसेज डोमिनेट करेंगी। लोगों की वैल्यू क्या होगी, ये इससे डिसाइड होगा कि किस तरीके के स्पेशलाइज्ड फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं। एटीट्यूडनल चेंज होगा कि जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल आपके पास है वो कांस्टेंट नहीं है, आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अपने प्रोग्रेस को इंश्योर कर सकते हैं। इसके लिए लोगों को सामने आना होगा, इस फिजिकल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करना होगा, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करना होगा, कॉस्ट रिड्यूसिंग जो इन्वेंशंस हैं उसको क्रिएट करना होगा। मीन्स
ये जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दैट रिक्वायर्स अ कंप्लीट शिफ्ट इन द सोसाइटीज इफेक्टिव एटीट्यूड। अब ये वर्ड रोस्टो ने इफेक्टिव को अलग से एक्सप्लेन किया है कि हम सिर्फ एटीट्यूड की बात क्यों नहीं कर रहे। इफेक्टिव कहने से उनका मतलब है कि हम सिर्फ साइकोलॉजिकल और जो सोशियोलॉजिकल ओरिएंटेशन होता है, जो मनोवृत्ति है और जो समाज शास्त्रीय पक्ष है सोसाइटी का, उसमें किसी हम वेग चेंज की बात नहीं कर रहे। हम एक ऐसे चेंज की बात कर रहे हैं, अ चेंज ट्रांसलेटेड इनटू वर्किंग इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसीजर्स। किस तरीके से सिस्टम वर्क कर रहा है वो वहां पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। So the rise in the rate of investment requires a complete shift in the society's attitude towards fundamental and applied science. आपको तैयार करना होगा खुद को कि जो भी इन्वेंशंस है, जो इनोवेशंस हैं, आप उसको अपने जो फंक्शनिंग है उसका पार्ट बनाएंगे। Toward the initiation of change in productive technique, toward the taking of risk and toward the conditions and methods of work. आप रिस्क लेने को तैयार हो, आप अब तक जिस तरीके से काम करते आए थे, जो अप्रोच था, जो मेथड था, जो कंडीशंस था, उसमें चेंज लाने को तैयार हो, जो प्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं उसको इनिशिएट करने को के लिए आप तैयार हो। इसलिए उन्होंने कहा कि इफेक्टिव एटीट्यूड उसमें शिफ्ट होना चाहिए, उसमें चेंज आना चाहिए सोसाइटी के। अब सेक्टर का डोमिनेंस चेंज हो रहा है, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, फिर निम की अपनी वैल्यू, फिर एक प्री कंडीशंस क्या है कि आप लोगों से क्या उम्मीद करते हैं, सोसाइटी को कैसे बिहेव करना चाहिए। इन सब के बाद जो प्रॉब्लम ये सोसाइटी फेस करेगी, जो प्री कंडीशंस हैं टेक ऑफ के लिए खुद को तैयार करते वक्त, उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। दो प्रॉब्लम्स हैं, एक एग्रीकल्चर और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में वो सारी चीजें आएंगी जो नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी हुई उनमें, और एक सोशल ओवरहेड कैपिटल की प्रॉब्लम। और दोस्तों कहते हैं कि ये वो दो पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं जो सभी सोसाइटी शेयर करती हैं, कि किस तरीके से the problem of increased productivity in agriculture and extractive industries and the problem of social overhead capital। अब ये प्रॉब्लम क्या है और एग्रीकल्चर कौन सा रोल प्ले करता है वो हम देख रहे हैं। जिस मॉडर्नाइजेशन की हम बात करते हैं, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स जो आपकी एसेट्स हैं, जो आपकी लायबिलिटीज हैं, उसका जो डिफरेंस है। तो किसी भी तरीके का मॉडर्नाइजेशन जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, दैट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है जो टेक ऑफ की अपनी तैयारी कर रही है, उसके केस में अ गुड पार्ट ऑफ दिस वर्किंग कैपिटल मस्ट कम फ्रॉम रैपिड इंक्रीज इन आउटपुट अचीव्ड बाय हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर and the extractive industries। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में मतलब जैसे ऊल हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, टिम्बर हो गया, जिसमें स्वीडन के टेक ऑफ में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। मलेशिया में रबड़ हो गया, जो मिडिल ईस्ट है उसमें ऑयल हो गया, अलास्का और इन सब में गोल्ड हो गया, ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड हो गया। तो जिस वर्किंग कैपिटल की जरूरत है हमें इकोनॉमी को, सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने के लिए, उस कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा क्यों आएगा एग्रीकल्चर से, क्योंकि वही तो डोमिनेट कर रहा था ना। अब उसी को ये संसाधन जुटाने होंगे
This working capital must come from rapid increase in output achieved by higher productivity in agriculture and the extractive industries. तो इस टेक ऑफ में जो आपका डोमिनेंस करने वाला जो सेक्टर था एग्रीकल्चर, वो 3 रोल प्ले करता है. 3 distinct major roles agriculture must play in the transitional process between a traditional society and a successful takeoff. पहला क्या है? Agriculture must supply more food. अब इस more food की जरूरत क्या है? Food is needed to meet the likely rise in population. वो जो पॉपुलेशन है वो भूख से न मरे, इसके लिए आपके एग्रीकल्चर को फूड की सप्लाई करनी होती है. इसका पहला फंक्शन है. इसमें एक और चीज है, फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज को अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आउटपुट बढ़ता है, एग्रीकल्चरल आउटपुट, तो फॉरेन एक्सचेंज भी सेव हो सकता है और उसका यूज ग्रोथ के लिए किया जा सकता है. हम आगे देखेंगे कि जो सोर्सेज ऑफ जो फंड हैं वो कौन कौन से हैं. उसमें एक फॉरेन कैपिटल भी है. तो ये फॉरेन कैपिटल 2 तरीके से हम पा सकते हैं. एक, जो आपका फूड डील पे खर्च होता, जो फूड स्टफ को इंपोर्ट करने पे खर्च होता, अगर वो आप किसी तरीके से मैनेज कर सके, मीन्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी आउटपुट बढ़ाकर उसको आप सेव कर रहे हैं, या फिर फूड स्टफ्स को आप एक्सपोर्ट करके भी फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं. तो जो पहला रोल है इस ट्रांजिशन प्रोसेस में, जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो डोमिनेटिंग सेक्टर था, जो रोल प्ले करता है, उसमें पहला है कि एग्रीकल्चर मस्ट सप्लाई मोर फूड. But increased supplies and increased transfer of food out of rural areas are needed for another reason, to feed the urban population. इस ट्रांजिशन फेज में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है. मतलब जिस अनुपात में रूरल एरिया में बढ़ रहा है उससे कहीं अधिक मात्रा में, और वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं है. अब इस एग्रीकल्चर को इस राइजिंग अर्बन पॉपुलेशन को भी फीड करना है. राइजिंग पॉपुलेशन को भी फीड करना है. इसलिए एग्रीकल्चर को की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा, एग्रीकल्चर को ज्यादा फूड की सप्लाई करनी पड़ेगी. जो सेकंड रोल है वो है राइजिंग एग्रीकल्चरल इनकम्स मे बी एन इम्पॉर्टेंट स्टिमुलस टू न्यू मॉडर्न इंडस्ट्रीज essential to the takeoff. एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो एग्रीकल्चरल इनकम भी बढ़ेगा. जैसा मिनिमम कंजम्पशन लेवल की बात कर रहे थे, उस मिनिमम कंजम्पशन लेवल के ऊपर जो हिस्सा बच रहा है, जो सरप्लस है, जिसकी हम शिफ्टिंग की बात कर रहे थे, इन दोज हैंड्स हु कैन यूज इट इन मोर प्रोडक्टिव सेक्टर्स. तो ये राइजिंग एग्रीकल्चरल इनकम इस ट्रांजिशन फेज में मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसकी जरूरत है टेक ऑफ के लिए, उसके लिए एक इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है. और जो थर्ड रोल है वो है कि एग्रीकल्चर मस्ट बिल्ड अप अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ इट्स सरप्लस टू द मॉडर्न सेक्टर. तो 3 काम इसको करना है. पहला काम है कि फूड की सप्लाई करनी है, पहले से ज्यादा करनी है,
क्योंकि अब उसको एक राइजिंग अर्बन पॉपुलेशन को भी फीड करना है, और प्रोडक्टिविटी से बढ़ने से जो एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ी है, ये न्यू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक स्टिमुलस का काम करेगा, और जो इसका सरप्लस है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मॉडर्न सेक्टर को शिफ्ट करना चाहिए। ये सारा प्रीकंडीशन है। अब दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी? सोशल ओवरहेड कैपिटल की, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की। जिस हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि वो 5% या से अधिक होना चाहिए, 10% से अधिक होना चाहिए, a very high proportion of total investment must go into transport and other social overhead outlage. अब ये सोशल ओवरहेड जो कैपिटल है, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बैलेंस अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी जब पढ़ रहे थे तब हमने देखा था। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसकी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ जेस्टेशन एंड पे ऑफ्स, मीन्स जब आप इसकी शुरुआत करते हो, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, और जब ये आपको पे ऑफ करता है, जब ये आपको रिटर्न देता है, उसके बीच में एक बहुत लंबा पीरियड होता है। दूसरा क्या है? लंपीनेस, मतलब आपको बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक बिछानी है तो अहमदाबाद से मुंबई तक बिछानी है। बुलेट ट्रेन आप अहमदाबाद से सूरत तक बिछा के आप कुछ उसका फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। यानी बहुत अधिक मात्रा में आपको कैपिटल की जरूरत होगी। और तीसरा क्या है कि जब एक बार इस सोशल ओवरहेड कैपिटल की सप्लाई हो जाती है तो इसकी पे ऑफ करने की रूट्स डायरेक्ट ही नहीं होती, इनडायरेक्ट भी होती है। मतलब जिस एंटरप्रेन्योर ने इसमें इन्वेस्ट किया, जिस इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया, जिसने रिस्क बियर किया, इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो रिटर्न है, सिर्फ वही एंजॉय नहीं करेगा, मासेस एट लार्ज, पूरी सोसाइटी उसको एंजॉय करेगी। डायरेक्ट चेन ऑफ कॉजेशन इसको बोलते हैं। अब अगर इन तीनों चीजों को मिला दिया जाए, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो और जब वो पे ऑफ करेगा, उसके बीच में एक बहुत लंबा अंतराल है। दूसरा, बहुत अधिक मात्रा में कैपिटल चाहिए, लंपीनेस। और तीसरा, जो इन्वेस्ट करेगा प्रॉफिट सिर्फ उसको नहीं मिलेगा, वो कम्युनिटी को रिटर्न ऑफर करता है। अब इन तीनों चीजों के कारण होता क्या है? गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Government generally play an extremely important role in the process of building social overhead capital. क्योंकि लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, मे भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स ना आए। जितने बड़े कैपिटल की जरूरत है उसमें ट्रेडिशनल सोसाइटी में ये जो प्राइवेट पार्टीज हैं, हो सकता है कि उनके पास अवेलेबल ना हो। और चूंकि कम्युनिटी बेनिफिटेड होने वाली है इस तरीके के सोशल ओवरहेड कैपिटल से, तो ये भी इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट यहां पर एक रोल प्ले करे। अभी तक हमने क्या देखा? जो सेक्टर डोमिनेट कर रहा था एग्रीकल्चर, वो अब दूसरे सेक्टर्स के लिए जगह बना रहा है। जो एटीट्यूड था उसमें चेंज आ रहा है। जो मेन विमेन की वैल्यू थी सोसाइटी में, वो डिफाइन इससे हो रही है कि किस तरीके की एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहे हैं। हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? एग्रीकल्चर से आएगा। एग्रीकल्चर को किस तरीके से ग्रो करना पड़ेगा? उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो मोर फूड की सप्लाई करेगा। जो सरप्लस होगा वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। और जहां तक सोशल ओवरहेड कैपिटल की बात है, सोशल ओवरहेड कैपिटल की सप्लाई के लिए गवर्नमेंट को सामने आना पड़ेगा। वहां गवर्नमेंट का रोल। ये सारे इकोनॉमिक चेंजेस हैं जो टेक ऑफ की तैयारी के लिए जरूरी है। नॉन इकोनॉमिक चेंज में क्या होगा?
एक नया लीडरशिप इमर्ज करेगा। पहले की लीडरशिप कैसी थी? ट्रेडिशनल सोसाइटी में लैंड बेस्ड, लैंड ओनरशिप से वो डिफाइन होती थी। पर अब एक नया एलिट, एक नया संभ्रांत वर्ग, एक नया लीडरशिप इमर्ज करेगा और उसको इस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी को बिल्ड करने के का टास्क बियर करना पड़ेगा। जो सोशल और पॉलिटिकल ऑथोरिटी है उसमें ये जो लैंड बेस्ड एलिट थे, सोशियोलॉजिकली ये जो नया एलिट इमर्ज करेगा वो उसको रिप्लेस करेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है prepared for a life of change and specialized functions। लोगों को खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल पर होगा, मनोवृत्ति के लेवल पे। फॉर अ लाइफ ऑफ चेंज एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। स्टेटस क्यों नहीं जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में था, जहां इनोवेशन एडहॉक मैनर्स पे आते थे और उस पे भी एक सीलिंग होती थी। आउटपुट शॉर्ट रन में इंक्रीज कर सकता है पर एक लिमिट के साथ, और ग्रोथ रेगुलर फंक्शन नहीं था, फैशन नहीं था। लेकिन अब ग्रोथ रेगुलर फैशन होगा, चेंजेस लगातार आएंगे और लोगों को अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे खुद को तैयार करना होगा फॉर अ लाइफ ऑफ चेंज एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। स्पेशलाइज्ड फंक्शंस क्यों? क्योंकि मेन की वैल्यू सोसाइटी में उन्हीं स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के आधार पे होगी जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन उस सिस्टम में वो परफॉर्म करेंगे। पॉलिटिकल लेवल पे क्या होगा? जो पॉलिटिकल प्रोसेस है और रिएक्टिव नेशनलिज्म वो इमर्ज करेगा। अब रिएक्टिव तो समझ रहे हैं ना? प्रतिक्रिया, कुछ हुआ है और उसकी प्रतिक्रिया में, तो रिएक्टिव नेशनलिज्म वो इमर्ज करेगा। और ये रिएक्शन की बात कर रहे हैं, अगेंस्ट whom? रिएक्टिंग अगेंस्ट इंट्रूजन फ्रॉम मोर एडवांस्ड नेशंस। थोड़ा सा आपको कोरिलेट कर रहा हूं, इससे मेरे किसी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की समझ आप लेने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी जिस नेशनलिज्म की हम बात इंडिया में करते हैं उसमें बार बार एक बात दोहराई जाती है, ह्यूमिलिएशन की। फॉरेनर्स ने हमने कैसे हमें ह्यूमिलिएट किया हजारों साल पहले, या फिर अब के पहले की सरकारों ने। तो ये जो ह्यूमिलिएशन था ना, उससे वो प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं और उसी प्रोसेस में ये नेशनलिज्म की जो भावना है वो उत्पन्न हो रही है। ये काम टेक ऑफ के पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी को टेक ऑफ तक ले जाने के प्रोसेस में भी होता है कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। किससे? जो फॉरेनर्स से आपको ह्यूमिलिएशन मिलता है उससे। रिएक्टिंग अगेंस्ट इंट्रूजन फ्रॉम एडवांस्ड नेशंस। तो ये रिएक्टिव नेशनलिज्म का जो इमर्जेंस है, that has been a most important and powerful motive force in the transition from traditional to modern societies। और ये जो रिएक्टिव नेशनलिज्म है, ये जिस पॉलिटिकल प्रोसेस को जन्म देता है, that bears the domestic task of modernization। चीजों को जो ऑर्गेनाइज करना है, वो जो टास्क है, वो ये पॉलिटिकल जो लिनियज डेवलप होगा, जो इमर्ज करेगा, वो इस टास्क को बियर करेगा। इट इज द इनस्केपेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे स्टेट बच नहीं सकती इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, टू मेक श्योर द स्टॉक ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर टेक ऑफ इज बिल्ट। एंड ओनली विगरस, जो जीवंत लीडरशिप है, जो सक्रिय है, जो फोर्सफुल है, from the central government can bring about complete changes in the productivity of agriculture and the use of natural resources। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी है
स्टैटिक नहीं है, पर उसके ग्रोथ पे एक सीलिंग है। इनोवेशन एडहॉक मैनर्स पे हो रहे हैं, कुछ कुछ छड़ों पे कोई इम्पल्स आता है, कुछ प्रोडक्टिविटी में चेंज आता है, पर वो एक लिमिट से बाहर नहीं जाती। और इसको एक ऐसे पाथ पे ले जाना है जहां ग्रोथ रेगुलर फेनोमेनन बन जाए, जो उसके हैबिट में आ जाए। और इसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी है बीच में। इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, मेन, वेमेन, सोशोलॉजिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे खुद को तैयार करते हैं। और वो तैयार किया है, एग्रीकल्चर स्पेस बनाता है इंडस्ट्री के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, सर्विसेज के लिए। लोग स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के लिए खुद को तैयार करते हैं, एंड खुद को तैयार करते हैं फॉर अ लाइफ ऑफ चेंज, कॉन्टिन्यूअस चेंज। और जो पॉलिटिकल एरेना है, वहां एक रिएक्टिव नेशनलिज्म इमर्ज करता है, जो कहता तो है कि जो फॉरेनर्स से ह्यूमिलेशन मिला है या जो एडवांस कंट्रीज आप में घुसपैठ करेंगे, उससे हमें आपको बचाना है। और साथ में वो मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट का टास्क भी परफॉर्म करता है। और जो सोशल ओवरहेड कैपिटल की सप्लाई है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी ये जो नई पॉलिटिक्स है, जो नया लीडरशिप है, वो उसको उस काम को पूरा करता है, परफॉर्म करता है। अब ये सारी चीजें बीच में हो गई। एग्रीकल्चर का डोमिनेंस घटा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उसने रिसोर्सेज अवेलेबल कराया, वो रिसोर्सेज मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर को शिफ्ट हुए, नई लीडरशिप इमर्ज की। ये सारी तैयारी हो गई। और जब ये सारी तैयारी हो गई, तब एक नए स्टेज पे इकोनॉमी गई, द स्टेज ऑफ टेक ऑफ। अब ये जो स्टेज ऑफ टेक ऑफ है, वो है क्या? An interval in the history of a society when growth becomes its normal condition. जो ग्रोथ है, समृद्धि है, वो एक नॉर्मल सी चीज बन जाती है। ग्रोथ बिकम्स सेल्फ सस्टेन, मीन्स उसमें वो सारे रिसोर्सेज उसके पास हैं, जिससे कि वो खुद को बनाए रख सके, सस्टेन कर सके। मीन्स रिसोर्सेज इतने हैं कि इन्वेस्टमेंट को जिस रेट पे होना चाहिए वो संभव है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार हमने छुआ और फिर वापस नीचे गिर गए। एक लो यूक्लिब्रियम ट्रैप थियरी संभवतः आपके सिलेबस में, वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है। आप राइज करते हो फिर फॉल कर जाते हो। तो जब एक बार हमने टेक ऑफ कर लिया, आपकी इकोनॉमी को किसके वेलोसिटी मिल गई। इस तरीके से रॉकेट लॉन्च पे आप देखते होंगे। तो उसी से ये वर्ड टेक ऑफ लिया गया है। तो ये एक किसी भी कंट्री के, किसी भी सोसाइटी की इकोनॉमिक हिस्ट्री में वो इंटरवल है जब ग्रोथ एक नॉर्मल फेनोमेनन बन जाता है, जब ग्रोथ सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है। अब ये शुरू कैसे होता है? कंडीशंस तो तैयार हैं, पर कोई इकोनॉमी एक्चुअली टेक ऑफ कब करेगी, कब उड़ान भर देगी? तैयारियां सारी थी, कब करेगी? So the beginning of takeoff can usually be traced to a particular stimulus. कोई एक प्रोत्साहन, कोई एक इंसेंटिव, जो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन भी हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी हो सकती है, फेवरेबल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, या अनफेवरेबल शिफ्ट इन द इंटरनेशनल इन्वायरमेंट भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। जैसे पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन जो चाइना में हुआ, जो कम्युनिस्ट पार्टी 1940s के दशक के अंतिम सालों में, 48-49 में, जब उन्होंने कंप्लीट टेक ओवर कर लिया, या फिर इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मिला। जब आप रोस्टो ने जो एक रफ टाइमलाइन दिया है, तो बिगिनिंग ऑफ इंडियन टेक ऑफ का पीरियड उन्होंने लिखा है, ईयर लिखा है 1952।
ये जो भारत की आजादी से ये जुड़ा हुआ था, वो स्टिमुलस की तरह काम कर रहा था। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो सकता है, कोई पार्टिकुलर इनोवेशन जो प्रोडक्टिविटी को बहुत हाई तक ले जाए। फेवरेबल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से क्या होता है, वो सेकेंडरी एक्सपेंशन, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर में सेकेंडरी जो एक्सपेंशन है उसको प्रमोट करता है। मीन्स जहां पर वो हुआ, रेलवे में कोई नई टेक्निक आई और रेलवे का डेवलपमेंट होने लगा। जब हम बैलेंस अनबैलेंस स्ट्रेटजी पढ़ रहे थे तो वहां हमने बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस पढ़े थे। तो पावरफुल एक्सटर्नल इकोनॉमीज के जो इफेक्ट्स होते हैं उसको सोसाइटी एक्सप्लॉइट करना चाहती है। तो किसी एक पार्टिकुलर फील्ड में जो डेवलपमेंट हुआ वो उससे जुड़े हुए दूसरे फील्ड के डेवलपमेंट को भी इंश्योर करने लगता है, प्रमोट करता है, उसको इंश्योर करता है कि उन फील्ड्स में भी हो। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एक स्टेटस का काम कर सकता है, कोई पॉलिटिकल रिवोल्यूशन भी कर सकता है। फेवरेबल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, इसका एग्जाम्पल रोस्टो देते हैं कि जो स्वीडिश टिम्बर्स, स्वीडन में जो टेक ऑफ का स्टिमुलस माना गया वो टिम्बर वो जो लकड़ी का उद्योग उसको। और जब ये फेवरेबल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो एग्जांपल देते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस ने 1860s में, 1860 के दशक में स्वीडन के टिम्बर के लिए अपने मार्केट को ओपन कर दिया। तो ये एक फेवरेबल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट था जिसने स्टिमुलस का काम किया फॉर द टेकअप ऑफ स्वीडिश इकोनॉमी। पर साथ में वो ये भी कहते हैं कि जिस स्टिमुलस की हम बात कर रहे हैं सारी तैयारी है। जैसे अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात पढ़ते होंगे, मैं थोड़ी चीजें भूल रहा हूं, तो पर एक स्टेटमेंट हमेशा दिया जाता है कि बारूद इकट्ठा था, चिंगारी की जरूरत थी, जो युवराज की हत्या से, शायद ऑस्ट्रिया था ना, युवराज की हत्या से चिंगारी मिल गई। तो वैसे ही प्री कंडीशंस हैं वो अपनी जगह है। सोसाइटी अपने को साइकोलॉजिकली, सोशियोलॉजिकली हर लेवल पे अपने को तैयार कर चुकी है। नया एलिट वर्ग इमर्ज कर चुका है, एक नया रिएक्टिव नेशनलिज्म इमर्ज कर चुकी है। एग्रीकल्चर के पास सरप्लस है, वो सरप्लस शिफ्ट किया जा रहा है। पर जब ग्रोथ एक रेगुलर फिनोमिनन बन जाए उसके लिए किसी एक खास इंसेंटिव की जरूरत है, एक स्टिमुलस की जरूरत है जो उस पाथ पे इकोनॉमी को फेंक दे, थ्रो कर दे, जहां पर ग्रोथ रेगुलर हैबिट बन जाए। अब वो काम कौन करेगा? आजादी मिल गई भारत को, उसने ये काम किया। कम्युनिस्ट पार्टी की जीत चाइना में हुई, चाइना में उस कम्युनिस्ट पार्टी की जीत ने काम किया। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जिसमें पॉजिटिव एक्सटर्नल इकोनॉमी इफेक्ट्स हो। एक्सटर्नल इकोनॉमी इफेक्ट्स मीन्स उसके पार्ट नहीं है लेकिन आप उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। रेल रोड को बनाने में कोई नई टेक्निक आ गई जिससे उसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट गति से होने लगा और उसने फॉरेन ट्रेड से लेके जो भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेज है, जो भी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, सबके डेवलपमेंट को उसने प्रमोट कर दिया। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी वो चिंगारी दे सकती है, वो स्पार्क दे सकती है, वो स्टिमुलस का काम कर सकती है। फेवरेबल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, जिसका एग्जांपल रोस्टो ने दिया कि ब्रिटेन और फ्रांस की इकोनॉमी ने स्वीडन टिम्बर के लिए अपने मार्केट को ओपन कर दिया, उसने स्टिमुलस का काम किया। या अनफेवरेबल शिफ्ट इन द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब क्या है? अगर कुछ अनफेवरेबल शिफ्ट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में तो वो आपको एक चैलेंज देती है। जैसे टर्म्स ऑफ ट्रेड का आपके खिलाफ जाना। BA पार्ट 2 में संभवतः इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अभी आपका नहीं होगा,
टर्म्स ऑफ ट्रेड मीन्स आप जो इंपोर्ट कर रहे हो और जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका उस एक्सचेंज का रेट क्या है। ये मैं डिफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, जब आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां ही आप समझ पाएंगे व्यापार की शर्तें। तो अगर वो आपके खिलाफ है तो उससे होगा क्या, वो आपको कंपेल करेगा कि जिन कमोडिटीज को आप इंपोर्ट करते हो आप उसका सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस करो, मैन्युफैक्चर करो अपनी इकोनॉमी में। और ये काम अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में टर्म्स ऑफ ट्रेड उनके खिलाफ गया, जिससे एक इंसेंटिव मिला जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स था उसकी मैन्युफैक्चरिंग का। तो प्री कंडीशंस ही सब कुछ नहीं है, प्री कंडीशंस अपनी जगह है। अब उसके बाद एक स्टिमुलस की जरूरत है जो इन सारी चीजों से आपको मिल सकता है। कोई भी किसी भी कंट्री, एक कंट्री स्पेसिफिक होता है, किसी कंट्री में तो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हो सकता है, किसी कंट्री में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो सकता है। ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, कहीं पर ये फेवरेबल इन्वायरमेंट इंटरनेशनल इकोनॉमी का हो सकता है, ग्लोबल इकोनॉमी का, और कहीं पर कोई फेवरेबल शिफ्ट इन द इंटरनेशनल इन्वायरमेंट हो सकता है। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, what is essential here is not the form of stimulus। मैंने कहा कि प्री कंडीशन से सब कुछ नहीं है, प्री कंडीशन तो है, अब स्टिमुलस की भी जरूरत है। अब हम कह रहे हैं कि स्टिमुलस का फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, but the fact that the prior development of the society and its economy result in a positive, sustained, self-reinforcing response to it। स्टिमुलस तो है, प्री कंडीशन से डेवलप नहीं हुई थी, सोसाइटी का एटीट्यूडनल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो स्टिमुलस का फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हो, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हो, फेवरेबल शिफ्ट इन द इंटरनेशनल इन्वायरमेंट हो, अनफेवरेबल शिफ्ट इन द इंटरनेशनल इन्वायरमेंट हो, वो कुछ भी हो, फॉर्म इज नॉट इम्पॉर्टेंट। पर ये इम्पॉर्टेंट है कि इस स्टिमुलस के आने के पहले क्या प्री कंडीशंस पूरे तरीके से फुलफिल की गई थी, क्या सोसाइटी का एटीट्यूड डेवलप हो चुका था, जो न्यू लीडरशिप है वो इमर्ज कर चुकी थी, रिसोर्सेज अवेलेबल थे मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। मीन्स जब ये स्टिमुलस आएगा, जिस तरीके से भी आए, क्या इकोनॉमी रिस्पॉन्ड करेगी इन अ पॉजिटिव, सस्टेन्ड एंड सेल्फ रीइंफोर्सिंग मैनर। रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या, क्या आज आइसक्रीम की कीमत कम हो गई तो क्या इस मौसम में आप आइसक्रीम खरीदेंगे, आप रिस्पॉन्ड करेंगे उस चेंज के प्रति, क्या आप No, sir. प्रतिक्रिया देंगे? तो स्टिमुलस तो है, क्या इकोनॉमी प्रिपेयर्ड है इकोनॉमी प्रिपेयर्ड है रिस्पॉन्स करने को। तो स्टिमुलस के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, फॉर्म्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि सोसाइटी का एटीट्यूडनल डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ, इकोनॉमी अपने को प्रिपेयर की है कि नहीं की। अब आते हैं जो टेक ऑफ का इनर मैकेनिज्म, किस तरीके से टेक ऑफ काम करता है। जब हम टेक ऑफ को यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो रोस्टो तीन कंडीशंस की बात करते हैं, तीन कंडीशंस की। पहला कंडीशन क्या है, a rise in the rate of productive investment from 5% to less to over 10% of national income or NNP, net national product। अब ये 5 और 10 का फिगर कैसे आता है, बहुत जल्दी से इसको समझते हैं। जिस ट्रेडिशनल सोसाइटी की से बात रोस्टो ने शुरू की थी, उसका डेटा उनके पास नहीं था। उन्होंने एक रफ एस्टिमेट किया
कि ट्रेडिशनल सोसाइटी जो प्री न्यूटोनियन टेक्निक्स के साथ काम कर रही थी, जहां मॉडर्नाइजेशन अभी एवेटेड था, वहां उन्होंने एक रफ फिगर लिया कि जो कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा वो 3.5:1 होगा। अब उन्होंने कहा कि एक इकोनॉमी में अगर पॉपुलेशन 1 या 1.5% से बढ़े तो जो स्थिति है उसको बनाए रखने के लिए 3.5 से 5.25% इन्वेस्टमेंट रेट की जरूरत होगी। कैसे? अगर पॉपुलेशन 1.5 से बढ़ रहा है तो आउटपुट को भी 1.5% से बढ़ना होगा। 1% के लिए 3.5% से इन्वेस्टमेंट को बढ़ना होगा, तो 1.5% से आउटपुट बढ़े, इसके लिए 3.5 इंटू 1.5 5.25% से बढ़ना होगा। फिर रोस्टो कहते हैं कि अगर हम ये इमेजिन करें कि जो आउटपुट पर हेड है, जो इनकम पर कैपिटा इनकम, वो अगर 2% से हम बढ़ाना चाहें तो हमें कितने बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। जो पर कैपिटा का लेवल है उसको बनाए रखने के लिए हमें 5.25% रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, पर अगर हम इसको 2% से और बढ़ाना चाहें तो वो जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो वो 12.25% आएगा। जो फिगर्स एग्जाम्पल में रोस्टो ने लिए उसके अनुसार किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं रोस्टो कि जब हम टेक ऑफ को डिफाइन कर रहे हैं तो 3 कंडीशंस होनी चाहिए। पहला, जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है वो मान लो जो 5% था पहले, अब उसको 10% से कहीं ऊपर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ सब्सटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स विथ अ हाई रेट ऑफ ग्रोथ। अब यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग वो रोस्टो कह रहे हैं, इस मैन्युफैक्चरिंग में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग वाली इंडस्ट्रीज भी शामिल है, या जिन रॉ मटेरियल्स का यूज किया जाता है। और यहां पर फिर एग्जाम्पल किसका देते हैं? स्वीडन का, ऑस्ट्रेलिया में मीट का, डेनमार्क में डेयरी प्रोडक्ट्स का। ये शुरुआती मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स थे जिनमें बहुत हाई रेट ऑफ ग्रोथ था। स्वीडन में टिम्बर, ऑस्ट्रेलिया में मीट और डेनमार्क में डेयरी प्रोडक्ट्स का। और उन्होंने इन सेक्टर्स में वो रोल निभाया था। डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर सब्सटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स विथ अ हाई रेट ऑफ ग्रोथ। और थर्ड क्या कहते हैं? द एग्जिस्टेंस और क्विक इमर्जेंस ऑफ, अगर एग्जिस्ट करता है तब तो ठीक है, नहीं तो जैसे ये स्टिमुलस आया, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ हुआ, उसके साथ इसका बहुत तेजी से इसको इमर्ज करना होगा, या इमर्ज होता है। क्विक इमर्जेंस ऑफ अ पॉलिटिकल, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल framework which exploits the impulses to expansion in the modern sector and the potential external economy effects of the takeoff and gives growth an ongoing character. Impulse का मतलब क्या होता है? जो एक फोर्स जनरेट होता है, जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक आवेग। तो स्टिमुलस वो पॉलिटिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हो, ग्लोबल इकोनॉमी का एनवायरनमेंट हो, तो जिस तरीके का भी स्टिमुलस हो, ये एक इम्पल्स क्रिएट करता है इकोनॉमी में। अब एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, सोशल फ्रेमवर्क वही सारी बातें जो हमने की कि सोसाइटी का एटीट्यूड क्या चेंज हुआ है, क्या वो रिस्क लेना चाहती है, क्या वो लगातार बदलते हुए जो इन्वायरमेंट है उसके साथ वो हार्मोनी में है, क्या एक नया एलिट वर्ग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है, क्या मॉडर्नाइजेशन के लिए जिन रिसोर्सेज की जरूरत है वो उसको शिफ्ट कर रहा है
फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर, यही सारे इंस्टीट्यूशनल सोशल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। तो ये प्री कंडीशंस में ये इमर्ज कर गया होगा। समहाउ अगर वो इमर्ज नहीं किया है तो इस स्टिमुलस के साथ ही इसका क्विक इमर्जेंस होगा। और ये करेगा क्या, ये स्टिमुलस जिस पार्टिकुलर फील्ड में इम्पल्स क्रिएट करेगा उसके साथ कुछ पॉजिटिव एक्सटर्नल इकोनॉमी इफेक्ट्स होंगे, बाह्यताएं, सकारात्मक बाह्यताएं, धनात्मक बाह्यताएं। मीन्स शिपिंग इंडस्ट्री में स्टिमुलस आया, ये स्टील इंडस्ट्री को भी अपने इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करेगी। तो ऐसा इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए कि इस इम्पल्स को और जो एक्सटर्नल इकोनॉमी इफेक्ट्स हैं टेक ऑफ के, उसको दूसरे सेक्टर्स तक फैला सके और जो ग्रोथ है उसको एक नेचुरल फेनोमेनन में कन्वर्ट कर सके। अब रोस्टो फिर कहते हैं कि अगर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द कंट्रीज को आप देखो तो देयर इज नो सिंगल पैटर्न। स्टिमुलस किस फॉर्म का था, वो भी कोई एक जैसा नहीं था। अलग अलग देशों में अलग अलग चीजों ने स्टिमुलस का काम किया। तो कोई सिंगल पैटर्न नहीं था। रोस्टो कहते हैं कि टेक ऑफ का जो स्ट्रक्चर है, कहाँ इम्पल्स क्रिएट हुआ, वो इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट हुआ अदर सेक्टर्स तक, इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हाउ रैपिडली growing manufacturing sectors emerged and imparted their primary and secondary impulses to the economy. स्टिमुलस के आने के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कितनी तेजी से इमर्ज कर सके और किस तरीके से उन्होंने अपनी इम्पल्सेस को, पॉजिटिव इफेक्ट्स को इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स तक, जिसको वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्पल्स कहते हैं, उन्होंने ट्रांसमिट किया, इम्पार्ट किया। और इस पूरे प्रोसेस में कोई सिंगल पैटर्न नहीं। द बिहेवियर ऑफ द क्रूशियल वेरिएबल्स may take different technical and economic routes। अलग अलग वो रूट लेते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल सेटिंग है। ट्रेडिशनल सोसाइटी जो मिडिल ईस्ट की रही होगी और जो इंडिया की रही होगी, दोनों ट्रेडिशनल सोसाइटी है पर दोनों अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स में यूनिक होंगे। जब प्री कंडीशंस के लिए एटीट्यूडनल चेंज होगा, उस एटीट्यूडनल चेंज पे ट्रेडिशनल सोसाइटी के डिफरेंसेस भी रिफ्लेक्ट होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि प्री कंडीशंस जो मिडिल ईस्ट में डेवलप हुए हैं और जो इंडियन इकोनॉमी में डेवलप हुए हैं वो सेम है, आइडेंटिकल है। कल्चर डिफरेंट है। सोसाइटी अपने को चेंज के लिए तैयार कर चुकी है लेकिन सोशल वैल्यूज अलग है। एक रिएक्टिव नेशनलिज्म इमर्ज कर रहा है लेकिन पॉलिटिकल सेटअप अलग है चाइना में और इंडिया में। तो स्टिमुलस के बाद जो वेरिएबल्स है वो किस तरीके से बिहेव करेंगे उसमें कोई सिंगल पैटर्न नहीं है, वो डिफरेंट रूट्स लेते हैं क्योंकि जिस पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल सेटिंग में वो वर्क करते हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। ह्यूमन मोटिवेशन से डिफर करते हैं। तो टेक ऑफ के लिए तीन चीजें हो गई। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का बढ़ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का ग्रो करना और पॉलिटिकल, सोशल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का एग्जिस्ट करना या इमर्ज करना।
अब जिस रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए रिसोर्सेज कहां से आएंगे? सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। इस टेक ऑफ को फाइनेंस करने के लिए जिस रिसोर्स की जरूरत है, उसके दो सोर्सेज हो सकते हैं। द शिफ्ट इन द कंट्रोल ऑफ इनकम फ्लोज, इंक्लूडिंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस एंड कैपिटल इनपुट्स। पहला क्या कहता है? रिसोर्सेज जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी उनके पास, वो रिसोर्सेज किसके पास थी? जो उसको होल्ड करते थे, बचा के रखते थे, ऑर्नामेंट्स पे खर्च करते थे, लेस प्रोडक्टिव यूजेज में उसको लगाते थे। अब ये शिफ्टिंग होनी चाहिए, द शिफ्ट इन द कंट्रोल ऑफ इनकम फ्लोज। जो इनकम का फ्लो को नियंत्रण करने वाला मैकेनिज्म है, उसमें शिफ्टिंग आनी चाहिए। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो आय का वितरण है, वो चेंज होगा और उसी से रिसोर्स मिलेगा। आय का वितरण उसके पक्ष में होगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन उसके फेवर में होगा जो उसको ज्यादा प्रोडक्टिव यूज में लगा सके। इनकम शिफ्ट्स फ्रॉम दोज हु विल स्पेंड लेस प्रोडक्टिवली टू दोज हु विल स्पेंड मोर प्रोडक्टिवली। और कैपिटल इनपुट्स, ये पहला सोर्स है। जो इकोनॉमी में रिसोर्स है, ऑलरेडी जो रिसोर्स है, वो उन हाथों में था जो उसको लेस प्रोडक्टिव वर्क्स में इन्वेस्ट करते थे। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करेगा होगा और ये इनकम उनके हाथों में जाएगा जो उसको ज्यादा प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। और साथ में जिस फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं, वो कैपिटल इंपोर्ट से भी आ सकता है, फॉरेन कैपिटल का जो इकोनॉमी में इनफ्लो होगा। पर एक दूसरा सोर्स भी है। दूसरा सोर्स है, जिन सेक्टर्स के इमरजेंस की हम बात कर रहे हैं विथ हाई रेट ऑफ ग्रोथ, उसमें जो प्रॉफिट्स आएंगी उसको प्लॉग बैक किया जाए, मीन्स पुनर्निवेश किया जाए, फिर से निवेशित किया जाए। फ्रॉम द प्लॉग बैक ऑफ प्रॉफिट्स इन रैपिडली एक्सपेंडिंग पर्टिकुलर सेक्टर्स। हमने कहा ना कि टेक ऑफ क्या है? इन्वेस्टमेंट रेट का बढ़ना, हाई ग्रोथ वाली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का आना, और पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का इमर्ज होना जो रिस्पॉन्ड करे। तो ये जिस हाई ग्रोथ रेट वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम बात कर रहे थे, वहां प्रॉफिट भी तो आएगा ना। अब उस प्रॉफिट का क्या किया जाए? वो प्रॉफिट इस टेक ऑफ को फाइनेंस करेगा। मीन्स ये जो प्रॉफिट यहाँ पे अर्न किया जाएगा उसको फिर से री इन्वेस्ट किया जाएगा। प्लॉग बैक ऑफ प्रॉफिट्स उसको बोलते हैं, उसका पुनर्निवेशन होगा। और इस टेक ऑफ के पीरियड में एक्सटेंशन ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वो भी देखने को मिलेगा, विच एक्सपेंडेड द सप्लाई ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्योंकि हमको फाइनेंस करना है, हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल कैसे आ रहा है? जो एग्रीकल्चरल सरप्लस है, अब इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो रहा है और ये सरप्लस अब उन हाथों में जा रहा है जो उसको ज्यादा प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। फॉरेन कैपिटल भी आ रहा है और जो ग्रोथ सेक्टर्स इमर्ज किए थे वहां जो प्रॉफिट जनरेट हो रही है उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया जा रहा है। और ये सब मिलके टेक ऑफ को फाइनेंस कर रहे हैं। जिस रिसोर्स की जरूरत है वो रिसोर्स अवेलेबल करा रहे हैं, लोनेबल फंड्स की सप्लाई कर रहे हैं।
और इस पूरे प्रोसेस में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और कैपिटल मार्केट भी वो भी एक्सपेंड करेगा, जिससे कि वर्किंग कैपिटल की सप्लाई को इंश्योर किया जा सके। A necessary condition for the takeoff was the existence of one or more rapidly growing sectors whose entrepreneurs flocked back into new capacity a very high proportion of profits. उसका पुनर्निवेश करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है जो टेक ऑफ पे पूरी होनी चाहिए, टेक ऑफ के प्रोसेस में पूरी होनी चाहिए। A final element in the supply of loanable fund is capital imports. बहुत सारी इकोनॉमीज में, इवन यूनाइटेड स्टेट्स की भी इकोनॉमी में, फॉरेन कैपिटल हैज प्लेड अ मेजर रोल इन द टेक ऑफ स्टेज। अब इस टेक ऑफ पे के प्रोसेस में जिस एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है उसका सोर्स क्या होगा, क्योंकि जो टेक ऑफ का सक्सेसफुल होना वो किस पे डिपेंड करता है, सक्सेसफुल एक्टिविटी ऑफ सम ग्रुप इन द सोसाइटी विच इज प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट इनोवेशन। इनोवेशन को एक्सेप्ट करना बहुत सहज नहीं होता है, किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करना। तो प्री कंडीशंस में एटीट्यूडनल चेंज हुआ था। जो टेक ऑफ की जरूरत है, एक्जिस्टेंस एंड द सक्सेसफुल एक्टिविटी ऑफ सम ग्रुप इन द सोसाइटी विच इज प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट इनोवेशन। अब ये जो ग्रुप है वो सिर्फ ग्रोथ नहीं प्रोड्यूस करता है, बैलेंस्ड ग्रोथ की बात करता है टू अ रीजनेबल डिग्री। जिस हद तक उचित हो उस हद तक बैलेंस्ड ग्रोथ की बात करता है। क्यों हम यहाँ कह रहे हैं टॉलरेबली बैलेंस्ड ग्रोथ टू अ रीजनेबल डिग्री, क्योंकि आपके पास रिसोर्स टंच है। तो बैलेंस्ड ग्रोथ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको एज इट इज यहाँ पे मत समझिएगा। जितना उस गिवन द इकोनॉमिक कंडीशन, रिसोर्स एंडाउमेंट जो भी उचित हो, जितना बैलेंस्ड ग्रोथ संभव हो, ये ग्रुप उस बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए काम करता है। अब ये ग्रुप से हमारा मतलब क्या है? इस ग्रुप से मतलब है हम टेक ऑफ पे कहां से शुरू किए हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटी से। वहां था कौन? फार्मर्स थे। ये ग्रुप भी उन्हीं फार्मर्स में से आएगा। अ क्लास ऑफ फार्मर्स willing and able to respond to the possibilities opened up for them by new techniques, land holding arrangements, transport facilities, and forms of market and credit organizations. जिस हम इस ग्रुप की बात कर रहे हैं जो इनोवेशंस को एक्सेप्ट करे, जो ग्रोथ को प्रोड्यूस करे, जो बैलेंस्ड ग्रोथ को सीख करे, जो बैलेंस्ड ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए काम करे, ये ग्रुप फार्मर्स के बीच में आएगा और ये भी टेक ऑफ की रिक्वायरमेंट है। इस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो भी न्यू टेक्निक्स, जो अपॉर्चुनिटीज लेके आ रही हैं, उसके लिए इसने अपने अंडरस्टैंडिंग के द्वार बंद करके नहीं रखे हैं। उसके लिए वो ओपन है, वो रिस्पॉन्ड करता है। अगर लैंड होल्डिंग अरेंजमेंट्स चेंज होते हैं तो उसको वो रिस्पॉन्ड करता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट होता है तो उसको वो एक्सेप्ट करता है। और क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशंस का अगर डेवलपमेंट होता है तो उसके रोल को भी एक्सेप्ट करता है। ये वही लीडरशिप जिसकी हम बात कर रहे थे प्री कंडीशंस पे। अब जो इकोनॉमी में हम जिन सेक्टर्स की बात कर रहे थे कि ग्रोथ सेंटर्स होने चाहिए, कुछ सेक्टर्स होने चाहिए जिसमें हाई रेट ऑफ ग्रोथ हो। अब इन सेक्टर्स को हम 3 कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं। पहली कैटेगरीज है प्राइमरी ग्रोथ सेंटर्स। अब किसको हम प्राइमरी ग्रोथ सेक्टर्स कहेंगे?
where possibilities for innovation or for the exploitation of newly profitable resources yield a high growth rate. जहां इनोवेट करके हाई ग्रोथ रेट की पॉसिबिलिटी हो, हाई ग्रोथ रेट अचीव करने की पॉसिबिलिटी हो, जहां अब तक जिन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर नहीं किया गया था, जो अब तक अनएक्सप्लोर्ड थे, उन रिसोर्सेज को प्रॉफिटेबल तरीके से एक्सप्लॉइट करने की पॉसिबिलिटी हो। प्राइमरी ग्रोथ सेक्टर्स उनको कहा गया जहां इनोवेशन की पॉसिबिलिटीज हैं, जिन रिसोर्सेज को अब तक अनएक्सप्लोर्ड जो रिसोर्सेज अब तक अनएक्सप्लोर्ड हैं, उनको एक्सप्लोर करके प्रॉफिटेबली एक्सप्लॉइट करने की पॉसिबिलिटीज हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर होने वाला डेवलपमेंट या ग्रोथ पूरी इकोनॉमी में एक्सपेंशनरी फोर्सेज को मोशन में ला दे। उसको हम प्राइमरी ग्रोथ सेक्टर्स कहते हैं। और यहां फिर मैं कहूंगा, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस का कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखिएगा। हर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो डिफरेंट एक्टिविटीज है, सब में बराबर के लिंकेज इफेक्ट नहीं होती है। तो ये प्राइमरी ग्रोथ सेक्टर्स वो सेक्टर्स हैं जिसकी लिंकेज इफेक्ट सबसे अधिक होगी। यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होगा, जो ग्रोथ अचीव किया जाएगा, वो इकोनॉमी में सेकेंडरी फोर्सेस जनरेट करेंगे एल्सवेयर इन द इकोनॉमी, एक्सपेंशनरी फोर्सेस को क्रिएट करेंगे। उसको प्राइमरी ग्रोथ सेक्टर्स कहा गया। सप्लीमेंट्री ग्रोथ सेक्टर्स, जहां जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स देता है प्राइमरी ग्रोथ सेक्टर में जो डेवलपमेंट होता है उसके प्रति। इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं? जैसे रेल रोड का डेवलपमेंट हुआ, और ये एग्जांपल रोस्टो ने ही लिया है, तो कोल, आयरन और इंजीनियरिंग, ये जो सेक्टर्स थे, उनमें इंपल्स सबसे ज्यादा पहुंची। सबसे पहले इन्होंने रिस्पॉन्ड किया। रेल रोड का जो सेक्टर था, वहां जो डेवलपमेंट आया, जो ग्रोथ हुआ, उसको सबसे पहले रिस्पॉन्ड किसने किया? कोल, आयरन और इंजीनियरिंग ने। तो ऐसे सारे सेक्टर्स को कहा गया सप्लीमेंट्री ग्रोथ सेक्टर्स, जहां प्राइमरी ग्रोथ सेक्टर्स का सबसे पहला रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और तीसरा है डिराइव्ड ग्रोथ सेक्टर्स। यहां पर जो ग्रोथ होता है वो किसको रिस्पॉन्स करता है? रियल इनकम में जो ग्रोथ होता है, पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो ग्रोथ होता है, उनको जो सेक्टर्स रिस्पॉन्ड करते हैं उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड ग्रोथ सेक्टर्स। जैसे मान लो आपकी इनकम बढ़ गई, तो पर कैपिटा इनकम किसी इकोनॉमी की बढ़ रही है, तो हाउसिंग की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी। ये डिराइव्ड ग्रोथ सेक्टर कहा जाएगा। पॉपुलेशन बढ़ा तो फूड आउटपुट की डिमांड होगी, ये डिराइव्ड ग्रोथ सेक्टर कहलाएगा। तो जिस लीडिंग सेक्टर की बात कर रहे थे रोस्टो, जो 3 कंडीशंस उन्होंने बताया था, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर 10% होना चाहिए, ग्रोथ सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ सेक्टर्स इमर्ज करने चाहिए, तो उन्हीं को लीडिंग सेक्टर्स कह रहे हैं। और उसको वो 3 भागों में बांट रहे हैं। एक प्राइमरी, जिसमें सबसे अधिक लिंकेज इफेक्ट हो और जो एक्सपेंशनरी फोर्सेज को पूरी इकोनॉमी में सेट कर दे। इकोनॉमी का हर सेक्टर इस इंपल्स से अफेक्टेड हो, इसके ग्रोथ से अफेक्टेड हो। पर हर सेक्टर तो अफेक्टेड होगा, पर किसी पार्टिकुलर सेक्टर के ग्रोथ को रिस्पॉन्ड करने वाले, सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाले कुछ सर्टेन सेक्टर्स होंगे, उनको सप्लीमेंट्री का। और जो पॉपुलेशन इंक्रीज को रिस्पॉन्ड करे,
इनकम इंक्रीज को रिस्पॉन्ड करे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उसको रिस्पॉन्ड करे और फिर ग्रो करे, उन सारे सेक्टर्स को उन्होंने कहा डिराइव ग्रोथ सेक्टर्स। ये जो सेक्टर्स हैं जो टेक ऑफ को इंश्योर करते हैं, seem to have varied from country to country. ये हर कंट्री एक यूनिक एक्सपीरियंस रखती है, एक यूनिक पैटर्न है। आप जनरलाइज कर सकते हैं, पर हर कंट्री में आप ये नहीं कह सकते कि स्टील इंडस्ट्री ही प्राइमरी ग्रोथ सेक्टर का काम करेगी, या रेलवे में जो डेवलपमेंट होगा उसको सबसे पहले कोल रिस्पॉन्ड करेगा कि स्टील करेगा कि आयरन करेगा। तो ये कंट्री स्पेसिफिक होता है और ये वेरी कर सकता है। कोई भी इंडस्ट्री लीडिंग सेक्टर का रोल प्ले कर सकती है। उसके लिए रोस्टो 4 कंडीशंस बताते हैं कि अगर ये चारों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं तो कोई भी इंडस्ट्री लीडिंग सेक्टर का रोल प्ले कर सकती है। पहला है, द मार्केट फॉर प्रोडक्ट इज एक्सपेंडिंग रैपिडली टू प्रोवाइड अ फर्म बेसिस फॉर द ग्रोथ ऑफ आउटपुट। अगर कोई इंडस्ट्री है, एक इंपल्स आया पर उसका मार्केट एक्सपेंशन सीज कर जाए, रुक जाए, तो फिर वो लीडिंग सेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि उसका आउटपुट एक रूटीन मैनर में नहीं बढ़ रहा है, वो कोई एक एडॉक इंपल्स था उससे बढ़ा था। लेकिन अगर वो रैपिडली एक्सपेंड करे उसका मार्केट, तो इट विल प्रोवाइड अ फर्म बेसिस फॉर द ग्रोथ ऑफ आउटपुट ऑफ दैट इंडस्ट्री। दूसरा, द लीडिंग सेक्टर जनरेट सेकेंडरी एक्सपेंशन। कोई एक सेक्टर है, वहां डेवलपमेंट हुआ, पर उस ग्रोथ हुआ और उस ग्रोथ का इम्पैक्ट, कोई एक्सटर्नल इकोनॉमिक इफेक्ट दूसरे सेक्टर पे महसूस नहीं किया गया, एक्सपीरियंस नहीं किया गया दूसरे सेक्टर्स के द्वारा, दूसरे सेक्टर्स में सेकेंडरी एक्सपेंशन जनरेट नहीं हुआ, तो फिर वो लीडिंग सेक्टर का रोल प्ले नहीं कर सकता। तो लीडिंग सेक्टर का रोल प्ले करे, इसके लिए जरूरी है कि इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ जनरेटिंग सेकेंडरी एक्सपेंशन इन द इकोनॉमी। तीसरा, जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स भी तो होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसा सेक्टर लीडिंग सेक्टर हो सकता है जिसमें 4 कंडीशंस हो, उसमें तीसरी कंडीशन है कि द सेक्टर हैज एन एडिक्वेट एंड कॉन्टिन्यूअल सप्लाई ऑफ कैपिटल फ्रॉम प्लॉट बैक प्रॉफिट्स। मीन्स जो प्रॉफिट्स उस सेक्टर में जनरेट हो रही है, अर्न किए जा रहे एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, उसको री इन्वेस्ट किया जाए, जिससे कि उसकी कैपेसिटी लगातार बढ़े। न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, द न्यू प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी continually introduced into the sector, leading to increased productivity. अगर नए टेक्निक्स लगातार इसके स्कोप ना हो कि उस सेक्टर में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं लगातार नई टेक्निक्स, तो होगा क्या, एक पीरियड के बाद जो ग्रोथ है उस सेक्टर का वो रुकने लगेगा, वो हॉल्ट करेगा। अब ये सारी इकोनॉमिक का फ्रेमवर्क की बातें हमने कर ली। नॉन इकोनॉमिक टर्म्स में क्या होगा? नॉन इकोनॉमिक टर्म्स में रोस्टो कहते हैं सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल विक्ट्री, और यहाँ वर्ड विक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ दोज who would modernize the economy over those who would either cling to the traditional society or seek other goals. रोस्टो कहते हैं कि नॉन इकोनॉमिक फ्रंट पे होगा क्या, वो लोग
जो इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, उनकी सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल विक्ट्री होगी उन लोगों पे जो कि ट्रेडिशनल सोसाइटी के जो वैल्यूज हैं, जो वे ऑफ लाइफ है, उससे चिपके रहना चाहते थे, उसको बनाए रखना चाहते थे, या मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के अतिरिक्त कुछ उनके दूसरे गोल थे जिसको परस्यू करना चाहते थे या कर रहे थे। उनके ऊपर उन लोगों की सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल विक्ट्री होगी जो कि इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। जो ये विक्ट्री है, ये वर्ड म्यूचुअल एकोमोडेशन मीन्स ये दोनों ही ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, खत्म नहीं होगा। वो ग्रुप जो ट्रेडिशनल वैल्यूज, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी के वे ऑफ लाइफ को फॉलो कर रहा था और करता आना चाहता था, वो भी एग्जिस्ट करेगा, उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, बस वो अब डोमिनेट नहीं करेगा। और आखिरी जो इसमें बात है, टेक ऑफ के लिए सारी बातें कहने के बाद कि किस तरीके की प्री कंडीशंस होनी चाहिए, टेक ऑफ कैसे आएगा, एक स्टिमुलस होगा, उसके बाद क्या होगा, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, लीडिंग सेक्टर्स को इमर्ज करना होगा, पॉलिटिकल सोशल फ्रेमवर्क को इमर्ज करना होगा जो कि रिस्पॉन्ड करे उस स्टिमुलस को, एक नया ग्रुप इमर्ज करेगा, नई लीडरशिप इमर्ज करेगी। द क्रूशियल रिक्वायरमेंट इज दैट द प्री कंडीशंस टेक ऑफ आर मेट। जो प्री कंडीशंस है वो पूरे तरीके से तैयार होनी चाहिए, वो सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। अगर वो शर्तें पूरी नहीं है तो स्टिमुलस तो मिलेगा पर पॉलिटिकल सक्सेस नहीं होगा, इट विल बी एबॉर्टिव, वो बीच में ही खत्म हो जाएगा। और ऐसा अर्जेंटीना के केस में हुआ। अब अब दो छोटे छोटे हैं, बहुत वक्त नहीं लगेगा। वो है ड्राइव टू मैच्योरिटी, जो नेक्स्ट स्टेज है। इस ड्राइव टू मैच्योरिटी में क्या होता है, the period when society has effectively applied the range of modern technology to the bulk of its resources। और यहाँ बार बार रोस्टो कहते हैं कि जिस मैच्योरिटी की हम बात कर रहे हैं दैट इज टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी। वो सोशियोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। इस ड्राइव टू मैच्योरिटी की बात में वो टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। और इसकी मीनिंग क्या है कि society has effectively applied the range of modern technology to the bulk of its resources। जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है डिफरेंशिएटेड हो रहा है। पहले कुछ ग्रोथ सेंटर्स थे, अब नए लीडिंग सेक्टर्स, नए ग्रोथ सेंटर्स इमर्ज करेंगे और वो ओल्डर को रिप्लेस करेंगे। ये जरूरी ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो पुराने ग्रोथ सेंटर्स थे, पुराने लीडिंग सेक्टर्स थे, अब वो अपने एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज को एग्जॉस्ट कर चुके हैं। जैसे लैंडलाइन था, ट्रंक कॉल मिलाना पड़ता था, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, मोबाइल फोन आया, स्मार्टफोन आया। अब क्या, अब वो टेक्नोलॉजी जिसमें हम बात करते हुए सामने वाले के फेस को टच कर सके या गार्डन की खुशबू महसूस कर सके, अगर वो भी अचीव कर लिया उसके बाद क्या। तो एक्सपेंशन की, इनोवेशन की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो एग्जॉस्ट होती जाती हैं। और डिसेलरेशन, त्वरण, और त्वरण का जो उल्टा है वो डिसेलरेट करता है वो जो ग्रोथ का रेट था, और इसलिए नए लीडिंग सेक्टर्स इमर्ज करती हैं। अब ये नए लीडिंग सेक्टर्स किस तरीके की होंगी? The leading sectors in the drive to maturity will be determined not merely by the pull of technology, but by the nature of resource endowments। किस तरीके के संसाधन उस इकोनॉमी में अवेलेबल है, सिर्फ इससे डिसाइड नहीं होगा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना है या किस तरीके की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। साथ में
इस लीडिंग सेक्टर का डिटर्मिनेशन, कौन अब नए लीडिंग सेक्टर्स होंगे, इट में ऑल्सो बी शेप्ड बाय अ डिग्री बाय द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। अब एक रफ आइडिया दिया है, टेक ऑफ का भी दिया था, वो मैंने अपने इसमें शामिल नहीं किया, किसी बुक में देख लीजिएगा। एक रफ आइडिया इन्होंने दिया है कि कौन से कंट्री कब टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी को अचीव किया। जैसे ग्रेट ब्रिटेन 1850, यूनाइटेड स्टेट्स 1900। सबसे पहले इसमें आप यूनाइटेड स्टेट्स को देख रहे हैं। जब टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी सोसाइटीज अचीव करती हैं तो वर्किंग फोर्स का स्ट्रक्चर और क्वालिटी भी चेंज होता है। द स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ द वर्किंग फोर्स चेंज। जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन था, जो एग्रीकल्चरल और रूरल लाइफ में इन्वॉल्व था, जो रूरल नेचर का था, वो डिक्रीज करता है। एंड विद इन द अर्बन पॉपुलेशन द प्रोपोर्शन ऑफ सेमी स्किल्ड एंड व्हाइट कॉलर वर्कर्स इंक्रीजेस। व्हाइट कॉलर वर्कर्स मीन्स एनीवन? सर ब्रिटिश वन या ब्रिटिश ऑफिशियल्स लोग प्रोफेशनल डेस्क या मैनेजरियल जो या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो करते हैं। और ये जो नया वर्किंग फोर्स है ना, इसका एक और नेचर होता है, यह रूरल एरिया से माइग्रेट होकर नहीं आता है, वो सिटी में ही उसका जन्म होता है। This working force makes its presence felt and make the government increasingly provide measures of social and economic security. अब यहाँ जो एक फ्रेज वर्ड किया गया है, makes its presence felt, अपनी उपस्थिति को वो जताता है, वो ऑथोरिटी को फील कराता है। अब इससे मीनिंग क्या है? मैं कुछ इससे हट के एग्जाम्पल ले रहा हूं और फिर मैं कह रहा हूं कि मेरा पॉलिटिकल इंक्लिनेशन इससे आप ना समझेंगे कि क्या है। कृषि बिलों का वापस लिया जाना गलत था, सही था, वो अपनी जगह डिबेट है, पर किसानों ने अपनी प्रेजेंस को फिल कराया था। चाहे जिस मजबूरी में अथॉरिटी ने फील किया, वो इलेक्शंस की मजबूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, पर अपने एग्जिस्टेंस को उन्होंने फील कराया था, अपनी प्रेजेंस को। यही यहां पे भी होता है ड्राइव टू मैच्योरिटी। टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, न्यू लीडिंग सेक्टर्स इमर्ज कर रहे हैं। ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन से लीडिंग सेक्टर्स होंगे नए वाले? किस तरीके के संसाधन इकोनॉमी में है, रिसोर्स इंडाउमेंट, नेचर ऑफ रिसोर्स इंडाउमेंट एंड द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग को, सर्विसेज को प्रमोट करना चाहती है? क्या गवर्नमेंट साइबर सिटी बनाना चाहती है, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करना चाहती है, या हेवी मशीनरी का डेवलपमेंट करना चाहती है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है? और गवर्नमेंट तो चाहती है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, रिसोर्स एंडाउमेंट वैसा है क्या? क्या आपके टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस उस तरीके के स्किल्ड मैनफोर्स को डेवलप कर पा रहे हैं, या उसकी जो जरूरत होगी आप उस स्किल को इंपोर्ट कर पाएंगे? तो रिसोर्स एंडाउमेंट आपका कैसा है? तो नए लीडिंग सेक्टर्स इमर्ज कर रहे हैं सब्जेक्ट टू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इस क्रम में जो वर्किंग फोर्स है उसका स्ट्रक्चर और क्वालिटी भी चेंज होता है। जो एग्रीकल्चर और रूरल लाइफ का प्रोपोर्शन था वो कम होगा, व्हाइट कॉलर और सेमी स्किल्ड जॉब्स में जो लोग लगे हैं उनका प्रोपोर्शन बढ़ेगा, और ये वो लोग होंगे जो माइग्रेटेड नहीं होंगे फ्रॉम रूरल एरियाज, उनका जन्म शहरों में ही हुआ होगा, वो अपनी प्रेजेंस को फील भी कराएंगे और ऑथोरिटीज को कंपेल करेंगे कि उनकी सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए काम करें। ये तो लोगों की बात हो गई। जो लीडरशिप है वो भी, उसका कैरेक्टर भी चेंज होगा। जो टेक ऑफ था वो किसके द्वारा मैनेज किया गया? टाटा जैसे लोगों के द्वारा इंडिया में।
जो मॉडेस्ट थे, क्रिएटिव मैन थे, with an insight as to how output in their sector can be radically expanded. जिस भी वो सेक्टर के हैं, किस तरीके से आउटपुट को बढ़ाया जाए। पर अब जब इस मैच्योरिटी की बात होगी तो प्रोफेशनल मैनेजर्स, नीलेकणी का नाम सुने हैं और आधार का जो आइडिया है और जो उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसमें उनके रोल को समझिएगा। या अजीम प्रेम जी और नारायण मूर्ति। तो एट मैच्योरिटी द प्रोफेशनल मैनेजर्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट। द मैनेजर्स who inherit and manage large sectors of the economy। और जो सोसाइटी है उसके ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज होते हैं, लीडरशिप भी चेंज हो रही है, वर्किंग फोर्स का नेचर भी चेंज हो रहा है, लीडिंग सेक्टर भी चेंज हो रहा है। ये सब कुछ कब हो रहा है? जब टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी के स्टेज पे इकोनॉमी है। तो साथ साथ सोसाइटी जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज करती है, और उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना नहीं रहता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अलग अलग फील्ड्स में अप्लाई करो। उसका मूड चेंज होता है। जो मैच्योरिटी तक पहुंचने की जो सोशल कॉस्ट रही है उसके खिलाफ ये रिएक्ट करती है। सोशल कॉस्ट तो रही होगी ना, लेजर पीरियड को डिवोट किया होगा, फैमिलीज को छोटा रखा होगा, एक हार्शनेस को उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। अब सोसाइटी रिएक्ट करती है और नए सेटिस्फैक्शंस की तलाश करती है, और इस तलाश के साथ वो पहुंचती है एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। मैच्योरिटी के लेवल पे जो भी अलग अलग ऑब्जेक्टिव सोसाइटी परस्यू करती है, ढूंढती है नए सेटिस्फैक्शन, उसका बैलेंस चाहे जो भी हो, जो इकोनॉमीज हैं वो इवेंचुअली फाइनली इस एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन को प्राप्त होती है। Three directions in which the mature economy could be turned once the society ceased to accept extension of modern technology as a primary objective। अभी तक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? ड्राइव टू मैच्योरिटी तक, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड किया जाए डिफरेंट सेक्टर्स तक। पर अब वो धीरे धीरे वो ऑब्जेक्टिव पीछे जा रहा है। तो मैच्योर हो चुकी जो इकोनॉमी है उसका डायरेक्शन क्या होगा? वो क्या सीख करना चाहिए? इंक्रीज्ड सिक्योरिटी, वेलफेयर एंड लेजर टू द वर्किंग फोर्स। ये एक डायरेक्शन हो सकता है, ये एक डायरेक्शन हो सकता है। दूसरा हो सकता है enlarged private consumption on a mass basis, और तीसरा हो सकता है enlarged power of the mature nation on the world scene। national pursuit of external power and influence। एक राष्ट्र अपने को, जैसे हमने कहा ना कि अपनी प्रेजेंस को फील कराता है जो वर्किंग फोर्स है ड्राइव टू मैच्योरिटी के स्टेज पे, वैसे ही एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन के स्टेज पे पहुंचने के बाद जो नेशन है वो ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म है उस पर अपनी प्रेजेंस को फील कराना चाहता है, परस्यू करना चाहता है एक्सटर्नल पावर एंड इन्फ्लुएंस को। और दूसरा एक डायरेक्शन ये भी हो सकता है कि वेलफेयर स्टेट, यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ए मैच्योर इकोनॉमी टू इंश्योर वेलफेयर स्टेट, जहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इस ऑब्जेक्टिव को स्टेट परस्यू करता है। कैसे कर सकता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। टैक्सेशन आपने पढ़ा होगा, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, आप रिच होते जा रहे हैं तो आपसे जो स्टेट है एक बड़ा हिस्सा आपसे डिमांड कर रही है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए। ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है जो सिर्फ फूड शेल्टर नहीं, अब हमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड चाहिए।
की डिमांड है। तो हर इकोनॉमी जो मैच्योर हो चुकी है वो इस हाई मास कंजम्पशन के स्टेज तक पहुंचती है। वहां उसके बाद उसके 3 अलग डायरेक्शन पॉसिबल है। वो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करे मास लेवल पर, या नेशन जो है वो पावर और इन्फ्लुएंस को फील कराए ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, या एक वेलफेयर स्टेट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको परस्यू करने की कोशिश करें। अब इस हाई मास कंजम्पशन के स्टेज के बाद क्या? जैसे रोस्टो ने बार बार कहा कि कुछ ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ चेंजेज हैं जो आप हर इकोनॉमी में देखेंगे, पर हर इकोनॉमी अपने आप में यूनिक होती है। हर सोसाइटी यूनिक है, उसका सेटअप यूनिक है, पॉलिटिकल सेटअप, सोशियोलॉजिकल सेटअप, इकोनॉमिक सेटअप, तो उसका एक्सपीरियंस भी यूनिक होता है। वो बात वो बियॉन्ड कंजम्पशन के बाद भी कहते हैं कि उसके बाद कौन सी इकोनॉमी कौन सा डायरेक्शन चुनेगी, उसमें उसके यूनिक रिस्पॉन्सेज हो सकती है। वो एग्जाम्पल क्या देते हैं? यूएस का, क्योंकि सबसे पहले यूएस ने मैच्योरिटी के लेवल को अचीव किया था, और उन्होंने देखा क्या कि ये जब हाई मास कंजम्पशन के बाद वहां पे बर्थ रेट्स अचानक से बढ़े। लेकिन रोस्टो कहते हैं कि आप इसको एक कंक्लूजन की तरह नहीं ले सकते कि हर कंट्री में एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन के बाद बर्थ रेट्स इंक्रीज करेगा, बर्थ रेट इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि हर कंट्री में जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर चिल्ड्रन है वो वैरी करता है। इनकम इलास्टिसिटी आप समझते होंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर चिल्ड्रन वो वैरी करता है। तो हर कंट्री में ये बर्थ रेट सूट अप करे, बर्थ रेट इंक्रीज करे ऐसा नहीं है, पर यूएस में ऐसा हुआ था। उसके बाद क्या होगा? ऐसा नहीं है कि ये जो रिचर सोसाइटीज हैं उनके पास कोई चैलेंज नहीं है। जो सबसे पहला चैलेंज है वो न्यूक्लियर आर्म रेस से अपने को बचाना, क्योंकि अगर इससे हमने नहीं बचाया अपने को, तो यह एक बार में ही ह्यूमैनिटी की सारी समस्याओं का एक साथ ही सॉल्यूशन दे देगा। इस बात को आप समझ रहे हैं कि आपके सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये न्यूक्लियर आर्म रेस एक क्षण में दे देगा। न ह्यूमैनिटी बचेगी, न स्टेजेस बचेंगी, न प्रॉब्लम्स बचेंगी। अगर उससे हम अपने को बचा लेते हैं तो जो दूसरी चीज है वो है ऑर्गेनाइजिंग द प्लेनेट। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब 1960 में ये रोस्टो ये मॉडल प्रेजेंट कर रहे थे तो उस वक्त 2 बड़ी इकोनॉमी चाइना और इंडिया टेक ऑफ की तरफ बढ़ रही थी, और जितना बड़ा इनका पॉपुलेशन बेस है उसके लिए जिन रिसोर्सेज की जरूरत होगी, धरती तो आपकी एक ही है। तो ये जो पूरा साउथ है, नदर्न हेमिस्फीयर जो डेवलप्ड माना जाता है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है जो कि टेक ऑफ की तरफ बढ़ चुका है, टेक ऑफ पूरा कर चुका है, मैच्योर हो रहा है, उसके लिए जिन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी उसमें किस तरीके से सस्टेन्ड ग्रोथ को, सस्टेनेबल ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए प्लेनेट को ऑर्गेनाइज किया जाए, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। बाद वाले थोड़े से जल्दी जल्दी कर दिए सर। कोई क्वेश्चन? सर ये जो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ हैं ये हर कंट्री के लिए मेरिट जैसा काम किए या डीमेरिट थी सर? क्या मेरिट्स डिमेरिट्स की बात नहीं है। आप डेवलपमेंट किस तरीके से
कोई इकोनॉमी डेवलपमेंट पाथ पे किस तरीके से प्रोग्रेस करती है, कौन से चैलेंजेस होते हैं, किस तरीके के सोसाइटी में किस तरीके की चेंज, लीडरशिप में किस तरीके की चेंज की जरूरत पड़ती है, इसका बस उन्होंने एक जनरल व्यू रखा है। ये डिमेरिट्स और मेरिट्स नहीं है, हर कंट्री को इन फेजेस से होकर गुजरना है। जैसे हमने कहा ना कि स्टिमुलस, तो चाइना में उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी की विजय थी, इंडिया में वो इंडिपेंडेंस था, स्वीडन में क्या था कि ब्रिटेन और फ्रांस ने उसके पास टिम्बर था, लकड़ी था, तो उसने टिम्बर के लिए मार्केट ओपन कर दिया, तो उसने स्टिमुलस प्रोवाइड किया। तो ये मेरिट्स और डिमेरिट्स नहीं है, ये स्टेजेस आपका कोई कंट्रोल नहीं है इस पे। हर इकोनॉमी को एक ट्रेडिशनल सोसाइटी से मैच्योरिटी की तरफ जाने में इन सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। पर फिर रोस्टो ने यह भी कहा कि हर कंट्री यूनिक होती है, उसका कल्चरल सेटअप यूनिक है, पॉलिटिकल सेटअप यूनिक है। जैसे स्टिमुलस चाइना में भी है, टेक ऑफ चाइना में भी हुआ, इंडिया में भी हुआ। जो पॉलिटिकल सेटअप है, यहाँ डेमोक्रेसी है और वहां डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज उसके पॉलिटिकल मैकेनिज्म में नहीं है। तो स्टिमुलस तो दोनों जगह वर्क करेगा, पर जो बैकग्राउंड है वर्क करने का वो अलग है। तो ये स्टेजेस मेरिट या डिमेरिट नहीं है, ये वो स्टेजेस हैं जिससे हर करने की कोशिश की कि हर स्टेज का यूनिक फीचर क्या है। जैसे जब क्रिटिसाइज करने जाओगे तो सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म इसका होता है कि जिन फीचर्स की आप बात बता रहे हैं वो किसी एक स्टेज के लिए यूनिक नहीं है। जो फीचर्स प्री कंडीशंस में, वही फीचर्स टेक ऑफ में भी है। जो टेक ऑफ में है, कुछ ना कुछ वो फीचर्स मैच्योरिटी में भी है। तो ये जो अपने स्टेजेस की बात की ना, वो बहुत क्लियरली डिमार्केट आप नहीं कर सकते कि यहाँ टेक ऑफ खत्म हुआ और आज यहां से अब मैच्योरिटी शुरू हो रही है। पर रोस्टो का ओके ऐसा क्लेम भी नहीं था। रोस्टो ने सिर्फ इतना बताने की कोशिश की कि एक इकोनॉमी ट्रेडिशनल सोसाइटी से शुरू करते हुए प्री न्यूटोनियन टेक्निक्स के साथ वर्क करते हुए अगर वो ग्रोथ को सीख कर रही है, परस्यू कर रही है, तो किस तरीके की प्रिपरेशन उसको करनी पड़ेगी। और जब ये प्रिपरेशन हो जाएगी तो उसको वेट करना पड़ेगा स्टिमुलस के लिए, और जब वो स्टिमुलस आएगा तो फिर टेक ऑफ आएगा, जो सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ पाथ होगा, और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी आएगी। जस्ट उन्होंने बस इतना ही कहा। ओके सर, थैंक यू सर। सर प्लीज रिपीट द डिराइव्ड जो ग्रोथ सेक्टर था सर, उसे आपने बताया क्या डिराइव्ड ग्रोथ सेक्टर, सर प्लीज रिपीट अगेन। डिराइव्ड ग्रोथ सेक्टर्स, ये वो सेक्टर्स हैं जो किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को। पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ तो फूड की ज्यादा डिमांड होगी। अगर फूड की ज्यादा डिमांड है तो एग्रीकल्चर अपने आउटपुट को बढ़ाएगा। इनकम, पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ गया तो हाउसिंग की डिमांड भी बढ़ेगी। हाउसिंग की डिमांड इसलिए नहीं बढ़ी, हाउसिंग सेक्टर में जो ग्रोथ आएगा वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टिम्बर जो सेक्टर है उसमें बहुत बढ़िया ग्रोथ हुआ है, या आयरन स्टील जो भी यूज होता हो हाउसिंग के कंस्ट्रक्शन में, कंक्रीट, गिट्टी, बालू, इन सब में ग्रोथ हुआ है इसलिए हाउसिंग सेक्टर का ग्रोथ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाउसिंग सेक्टर में ग्रोथ तब होगा जब आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा नेशनल लेवल पे, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो डिराइव्ड ग्रोथ सेक्टर्स वो हैं जिनमें ग्रोथ किसको रिस्पॉन्ड करता है, पॉपुलेशन इंक्रीज को, पर कैपिटा इनकम के इंक्रीज को, इंडस्ट्रियल आउटपुट के बढ़ने को। जबकि प्राइमरी तो आप समझ रहे हैं जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़े, यहां ग्रोथ हुआ और उसने सबसे अधिक इंपल्स, सबसे अधिक लिंकेज इफेक्ट है इसके पास। तो अगर रेलवे में ग्रोथ हुआ तो वो उससे जुड़े हुए जितने भी हैं वो एक्सपोर्ट को भी प्रमोट कर रहा है, वो उधर कोल आयरन को भी प्रमोट कर रहा है, वो स्टील इंडस्ट्री को भी प्रमोट कर रहा है, उसके ग्रोथ को भी। तो वो प्राइमरी हो गया। और सप्लीमेंट्री, जब एक ग्रोथ सेंटर पे जो इंपल्स क्रिएट हो रहा है उसको सबसे पहले कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है, रेलवे में ग्रोथ हुआ, रेल रोड में ग्रोथ हुआ,
सबसे पहले रेस्पॉन्ड स्टील ने किया, तो वो सप्लीमेंट्री ग्रोथ सेक्टर हो गया। और डिराइव्ड जो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जिसका ग्रोथ है, इनकम बढ़ने के कारण जिसका ग्रोथ है, वो डिराइव्ड ग्रोथ सेक्टर। ओके सर, थैंक यू। सर शायद नहीं है, तो सर है। मैं लगातार हूँ श्रीधर। ओके, मेरे ख्याल से हम लोगों ने ये बात पूरी कर ली। There were a couple of questions were also asked. I'm happy that I believe you are still not fully fit. You have recovered but not fully fit. Take care. तो आज हम लोग अपना ये क्लास यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। Now, since not much students are there, so I wanted to announce my class, one extra class on Sunday. Can we have extra class on Sunday at 10 o'clock? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And how will you communicate Yes, with the sir. students also? Because I see only 49 are there. Okay, I will send the email also. It will be Sunday at 10 a.m. day after tomorrow. Okay, sir. कर दीजिए. Okay. Okay, sir. And please Okay, sir. share the Thank you. information with the students also who are not here right now. Sure, sir. Okay. Okay, Sridhar, Thank you, so sir. much.